तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा, फिर अपने जवाब देने की कोशिश कीजिए पहले। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है भाई? सपोज सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is 80,000 करोड़ एंड द रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट इज 60,000। मतलब क्या, दो तरीके से राजस्व व्यय कितना है भाई? 80,000। और राजस्व प्राप्ति कितना है? 60,000। ठीक है, और सरकारी बजट में 10,000 करोड़ का उधार है। मतलब ये क्या हो गया? बोरोविंग हो गया। मतलब ये, हाँ, ये क्या बोल सकते हैं भाई? बोरोविंग, हमने उधार लिया 10,000 करोड़ का। और जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है यह दर्शाया गया, वो कितना दर्शाया गया भाई? 6,000। तो इसका मतलब कि रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू, तो हमें सबसे पहले क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला रेवेन्यू डेफिसिट 20,000। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? आर डी इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। तो राजस्व व्यय कितना है भाई? 80,000। सॉरी, खर्चा कितना है? व्यय कितना है? 80,000। और रेवेन्यू रिसीट कितना है? 60,000। तो कितना आ गया? 20,000। तो मतलब ये स्टेटमेंट राइट है। दूसरा है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है भाई? फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा होता है टोटल रिसीट, ठीक है, माइनस, सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। यहाँ पर हम लोग बोरोइंग को एक्सक्लूड करते हैं। अब समझो कि टोटल रिसीट कितना है भाई? है क्या भाई? नहीं है तो कैपिटल नहीं तो उसको छोड़ देंगे ना, जरूरी थोड़े ना है। 86। फिस्कल डेफिसिट कितना है? टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर किए तो कितना आया? बोलो, अरे भाई बोलो तो। अगर वो नहीं है कैपिटल रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर, तुम क्यों जोड़ेंगे? जो हमारे पास दिया वही तो रखेंगे। तो मतलब टोटल, अगर रिसीट देखे तो हमारा 80, एक्सपेंडिचर देखे 80,000, और टोटल रिसीट जो 60,000, मतलब 20,000 रुपया आया यहाँ पर। आया ना? आया कि नहीं आया? उसमें हम लोग एक्सक्लूड क्या माइनस करेंगे? 10,000 बोरोविंग। बोरोविंग को माइनस करेंगे। तो बोरोविंग को माइनस किया 10,000, कितना आया? 10,000। इसका इंटरेस्ट पेमेंट प्लस क्यों करेंगे? जब बोरोविंग ही नहीं ले रहे हैं तो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं लेते ना इसमें हम लोग। इंटरेस्ट पेमेंट इसमें कभी भी नहीं आता है। टोटल रिसीट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बस। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया? 10,000। प्राइमरी डेफिसिट में आता है, प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा में आता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। माइनस इंटरेस्ट, फिस्कल डेफिसिट कितना है? 20,000, नहीं 10,000 है। 10,000 में 6,000 करोड़ क्या है हमारा? इंटरेस्ट पेमेंट। तो 6,000 चला गया, कितना बचा? 4,000। मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, तीनों फॉर्मूला क्लियर हो गया। राजकोषीय घाटा, ये तो बजट में आप लोग सब लोग थे ना। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, तीनों याद रखना है। कभी भी ये वाला बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा मतलब कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति एक्सक्लूडिंग, अगर हम लोग उधारी को छोड़ देते तो उधारी को नहीं ले रहे तो इंटरेस्ट पेमेंट तो अपने आप ही नहीं आएगा ना। आगे आ जाओ भाई, सेकंड क्वेश्चन बताओ तो थोड़ा सा। ये अभी के तर्ज पर और इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जो INSTC है, के संस्थापक सदस्य में से एक है कौन? भारत। और यह जो है वो बहुयामी परिवहन, मतलब रेल, रोड, पोर्ट, ये सब सारे जो हैं वो सब सारे गलियारों को जोड़ेगा। ठीक है, मतलब इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, विच विच विल कनेक्ट इंडिया टू द सेंट्रल एशिया टू यूरोप, ठीक है, वाया ईरान। वाया ईरान मतलब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा। इसका मतलब ये एक बहुत मल्टी मॉडल एक जो है एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। भारत इसमें मेंबर है जब से बना है तब से।
और ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आज के ज़माने में याद रखना है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन में देखिए कि ये कितना किलोमीटर का होने वाला है, 7200 किलोमीटर का लॉन्ग मल्टी मॉडल नेटवर्क होगा। शिप के थ्रू, रेल के थ्रू, रोड के थ्रू, मतलब अलग अलग जगह पर, कहीं शिप से जा रहा है, शिप से फिर रेल पे आ रहा है, रेल के बाद शिप पे जा रहा है, उस तरीके का पूरा कॉरिडोर होगा कि कोई भी सामान अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो वो शानदार तरीके से हो पाए। और यहाँ पर एक बात याद रखना है कि ये जो लिंक करेगा वो कब लिंकिंग करेगा, इंडियन ओशियन को, कहाँ से, पर्शियन गल्फ के थ्रू, कहाँ पर, टू द कैस्पियन से, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और ये वाला रूट जो है वो हमारे दरवाजे खोल देते हैं किधर, यूरोप का दरवाजा, ईरान के थ्रू होते हुए। तो हमें क्या होगा, बहुत ज्यादा इधर से नहीं जाना होगा, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जो है ईरान से होकर, ईरान से हम लोग यूरोप में आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये याद रखना कि ये 7200 किलोमीटर का है। ठीक है, आगे आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बता भाई थोड़ा सा। ग्रॉस पूछा, अभी बताएं, बस इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। किसी देश का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ रुपया है, उसे ऋण सृजन न करने वाली पूंजीगत प्राप्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋण सृजन ना करने वाली पूंजीगत प्राप्ति से 10,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। देश की ब्याज देनदारी कितनी है, 1,500 करोड़। और सकल, ये यूपीएससी में इस बार आया है भाई, बता रहा हूँ कि इसीलिए थोड़ा सा करंट से रिलेटेड चीजें भी याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो बजट से सवाल आता ही आता है, कहीं भी आएगा। देश में ब्याज देनदारी 1,500 करोड़ रुपया है। सकल प्राथमिक घाटा कितना है, सकल मतलब क्या, ग्रॉस। अब ग्रॉस जब निकाल रहे हैं तो सिंपल सी, अ कंट्री फिजिकल डेफिसिट कितना है, फिजिकल डेफिसिट हमारा है भाई 50,000 करोड़। ठीक है, 50,000 करोड़ है। और हम जानते हैं कि फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा होता है। प्राथमिक घाटा होता है कि नहीं, प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा हो गया। अब समझो, इट इज रिसीविंग, रिसीव हम लोग कितना करें, 10,000 करोड़, लेकिन थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल, मतलब वो कर्ज नहीं है, एक तरीके से गिफ्ट ग्रांट हो सकता है, वो अलग अलग तरीके से। इसका मतलब हम लोग इसको एक्सक्लूड करके रखेंगे, इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो मतलब फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया भाई, 50,000, और एक तरीके से क्या होगा, 1,500 करोड़ हमारा लाइबिलिटी है। ठीक है, तो 1,500 हटा दो कितना आ जाएगा, हाँ 48,500। इसको इसीलिए, अगर यहाँ नेट लिखा रहता ना तब हम लोग एक बार विचार भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ, ग्रॉस कितना है, नहीं कोई रोल नहीं है। डायरेक्टली इंटरेस्ट पेमेंट से माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, उसे ऋण सृजन ना करने वाली पूंजीगत प्राप्ति है, तो जब पूंजीगत प्राप्ति नहीं होगा तो इंटरेस्ट पेमेंट जनरेट करने वाला चीज है ही नहीं, समझ रहे हो। और जबकि फिजिकल डेफिसिट हमारे पास दिया हुआ है, तो फिजिकल डेफिसिट दिया हुआ है तो इसका मतलब उसमें पहले ही जो इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं हुआ होगा, सॉरी जो बोरिंग इंक्लूड नहीं हुआ होगा। और जब बोरिंग इंक्लूड नहीं हुआ तो हम अलग से जो गैर प्राप्ति है उसको क्यों जोड़ेंगे हम भाई, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं जिसको समझ के चलना है। आगे देखो चौथा क्वेश्चन, ये बताओ, ये अच्छा है, 15th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन। फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन से सवाल पूछा जा सकता है। 16th फाइनेंस कमीशन आ गया है, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन से भी हमें पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्ड रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट, मतलब भारत में 15वें वित्त आयोग की क्या है, अनुशंसाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सब मतलब क्या कि जो रिकमेंडेशन दिया, इट हैज रिकमेंडेड द ग्रांट ऑफ 4,800 करोड़ फ्रॉम द
फ्रॉम द ईयर 2023 और ये 25-26 तक फॉर इंसेंटिवाइज स्टेट्स टू इनहेंस द एजुकेशनल आउटकम। एजुकेशनल आउटकम को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव जो है वो 15 फाइनेंस कमीशन ने दिया था, खास करके ताकि हमारे देश में जो एक्सपेंडिचर एजुकेशन के ऊपर वो बढ़े और फ्री मॉडल जो एजुकेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए सरकार के थ्रू, ताकि जो यहाँ पर एक ही आपको पकड़ लेना चाहिए हमेशा कि ये 45% नहीं था, ये कितना था 41%, तो हमारा ये गलत है। ठीक है, 3 क्या है, ये 41% था भाई, याद रखना कि जो नेट प्रोसीड होगा यूनियन टैक्स का जो कि स्टेट में जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन था और ये लाइन में गड़बड़ दिया हुआ था तो आपको पकड़ना चाहिए था। और ये मैंने जब फाइनेंस कमीशन पढ़ा रहा था तो मैंने वहां भी बताया था आप लोगों को 13, 14, 15, 16 फाइनेंस कमीशन में 45,000 करोड़ टू बी केप्ट एज अ, हाँ ये परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर ऑल द स्टेट, कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा एग्रीकल्चर रिफॉर्म में उसको हम ज्यादा इंसेंटिव देंगे। मतलब एजुकेशन और एग्रीकल्चर के ऊपर इनका रिकमेंडेशन था। और खास कर जो फोर्थ वाला पार्ट है, इट री इंट्रोड्यूस टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड फिजिकल परफॉर्मेंस। इसका मतलब सिंपल सा है कि इसने राजकोषीय प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए कर प्रयास मापदंड का पुनः आरंभ करा था। मतलब कि जो टैक्स को सही तरीके से कलेक्ट कर रहा है, चीजों को लेके इम्प्लीमेंट कर रहा है, वहां पर एक तरीके से उसको पुरस्कृत किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए उस स्टेट को, ताकि वो और भी एक तरीके से अच्छे से चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो इसमें बस एक ही बात याद रखिएगा, 41% जो शेयर था जो सेंटर के पास जितना भी सेंट्रल टैक्स आता है उसको स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। आगे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है एक, 5वां क्वेश्चन आरटीजीएस और एनईएफटी को लेकर। चलो बताइए क्या बोला अभी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में पता है किसी को? आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और एनईएफटी का नेट इलेक्ट्रॉनिक नहीं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये एक माध्यम है जिसके थ्रू कोई भी बंदा जो है वो पैसे को आराम से दूसरे खाते में भेज सकता है, लार्ज अमाउंट, और रियल टाइम में होता है। रियल टाइम में जो होता है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में। और एनईएफटी, एनईएफटी मतलब जैसे आप देखे हो कि एक ही बार में सारे लोगों के खाते में एक ही टाइम पर पेमेंट कैसे चला जाता है, वो एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे हो? तो एक तरीके से एनईएफटी आरटीजीएस एक माध्यम है सेटलमेंट का करने का, मतलब पैसों का सेटलमेंट करने का अलग अलग तरीके से। पहला, इन आरटीजीएस द सेटलमेंट टाइम ऑफ जो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब रियल टाइम बोला है ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, कि रियल टाइम में ही ग्रॉस सेटलमेंट हो जाएगा, मतलब अभी हमने टैप किया अभी हो गया। एनईएफटी में क्या होता है कि अभी हमने पेमेंट किया, आधे घंटे के बाद धीरे धीरे सब में पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ जाता है। और इसमें क्या होता है, अभी पेमेंट करा तो अभी चला गया, रियल टाइम। उसकी कुछ कॉस्टिंग होती है, वो काटती है, बहुत नॉमिनल बैलेंस होता है, नॉमिनल एक पैसा लेती है बैंक। ठीक है, वाइल इन द केस ऑफ एनईएफटी इट टेक्स सम टाइम टू सेटल द पेमेंट। ठीक है, जनरली एनईएफटी कोई भी बंदा करता है, आरटीजीएस बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं जिसको तुरंत सेटलमेंट करना होता है ना, वो एक तरीके से रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट। एनईएफटी हम लोग भी कर सकते हैं, वैसे आरटीजीएस भी कर सकते हैं, लेकिन एनईएफटी हम लोग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि वहां से एक तरीके से हमें एक नॉमिनल कम बैलेंस, क्योंकि बैंक को समय मिल रहा है ना 1-1.5 घंटे का, और 1-1.5 घंटे में हो सकता है कि वो उससे भी कुछ पैसा जनरेट कर सकता। आगे आते हैं, इन आरटीजीएस द कस्टमर इज चार्ज फॉर द इनवर्ड ट्रांजेक्शन वाइल इट इज नॉट इन द केस। नहीं, इनवर्ड ट्रांजेक्शन के लिए पैसा नहीं काटा जाता है। इनवर्ड ट्रांजेक्शन का मतलब देखो 2019 से एनईएफटी, 2019 से एनईएफटी और 2020 से आरटीजीएस 24/7 कर दिया गया। पहले ये ऐसा नहीं था, पहले सब बैंकिंग आवर में ही कर सकते थे, वो टाइम स्लॉट फिक्स रहता था, आधा आधा घंटा 1-1 घंटा ऐसे करके, और बैंकिंग समय में। लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन बैंकिंग को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है आरबीआई के थ्रू, तो आरबीआई ने बोला नहीं भाई इसको 24/7 करो। तो आरटीजीएस एनईएफटी अब नेट बैंकिंग के थ्रू कोई भी बंदा जो है घर बैठे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए बैंक जाने की जरूरत अब नहीं है, बस बैंक आपके लिए नॉमिनल चार्ज काटेगा वो, इसीलिए बैंक से देखो भीड़ भी कम हुआ। तो यहाँ पर कोई इनवर्ड ट्रांजेक्शन के लिए मतलब क्या है, ग्राहक मतलब ग्राहक से आवक लेन देन के शुल्क लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। ऑपरेटिंग आवर्स ऑफ आरटीजीएस आर रेस्ट्रिक्टेड, अभी रेस्ट्रिक्ट नहीं है, पहले था लेकिन 19-20 में ये खत्म कर दिया गया दोनों आरटीजीएस। तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ हमारा करेक्ट है। तो चार्ज पड़ता है तो ग्रॉस चार्ज पड़ रहा है ना भाई, और किसके पास, कस्टमर को, ग्राहक से आवक लेन देन के लिए शुल्क लिया जाता है, जबकि
क्या बोला, एनईएफटी में ऐसा नहीं है, ऐसा दोनों में नहीं है ना, दोनों में लिया जाता है, नॉमिनल चार्ज होता है। देखो इसका मतलब क्या है कि इन आरटीजीएस द कस्टमर इज चार्ज, कि आरटीजीएस से लिया जाता है, एनईएफटी से नहीं लिया जाता है, नहीं दोनों से लिया जाता है ना, स्टेटमेंट गलत है ना, एक से लिया जा रहा है एक से नहीं लिया जा रहा है। कुछ ट्रांजेक्शन फ्री रहता है, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, जैसे आप महीने में 4-5 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं फ्री है, उसके बाद आप ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो फिर आपको पेमेंट देना पड़ेगा, लेकिन दोनों में। तो यहाँ पर देखो एक चीज है, यहाँ पर ये वाला हाँ ये वाला कि लास्ट में एक बात बोला है, आरबीआई गाइडलाइंस नो चार्ज आर लेविड ऑन अ इनवर्ड ट्रांजेक्शन, ये बात बोला गया ना, रिसीविंग फंड, लेकिन जो भेजेगा उस पर तो चार्ज होगा ना। जैसे मान लो कि मैंने आरटीजीएस से पेमेंट चार्ज करा, मैं सॉरी आरटीजीएस से मेरे पास पेमेंट आया, तब पहले चार्ज लगता था, अब वो चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन जो भेजेगा वो तो देखेगा ना। जैसे मैं भेज रहा हूँ 5,000 करोड़ भेज रहा हूँ, तो मैं भेज रहा हूँ तो मेरे ऊपर लग रहा है, लेकिन जिसके खाते में जा रहा है उसको कोई भुगतान नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं होती थी। अब बैंक दोनों से चार्ज करता था पहले, वो एक तरीके से खत्म कर दिया गया आरबीआई के थ्रू, रिसीविंग फंड्स व्हाइल बोथ आरटीजीएस एंड एनईएफटी। सिंस दिसंबर 2020 आरटीजीएस अवेलेबल 24/7, और ठीक है इंक्लूडिंग हॉलीडे, हॉलीडे में भी मतलब चाहे कोई भी छुट्टी रहे, हर वो बैक हैंड में वो काम करता रहेगा। और एनईएफटी को कब किया गया भाई, दिसंबर 2019 में। सो क्या है कि नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय ऑपरेटिंग द आवर्स एनीमोर। आजकल तो बस ये याद रखिएगा कि इनवर्ड या रिसीविंग फंड है, अगर हम रिसीव कर रहे हैं फंड उसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है, बट हाँ उसमें इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना जो कि हमें इम्पोर्टेंट है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।